हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है फिर से देश पांडे सर की क्लास में। बेटा, आज हम एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिबेंचर्स, और ये अपने कंपनी अकाउंट्स का एक पार्ट है। यस, आपने सही पहचाना। हम ऑलरेडी कंपनी अकाउंट्स की एक बहुत बड़ी यूनिट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। अब टर्म 2 में उसका एक बचा हुआ पोर्शन है डिबेंचर्स। ये जो डिबेंचर्स का टॉपिक है ये वैसे तो 2 पार्ट्स में बटा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मगर अकॉर्डिंग टू द डिलीटेड सिलेबस इशूड बाय सीबीएसई, इस बार भी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? आपको इस यूनिट में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स। वेरी गुड। इशू ऑफ डिबेंचर्स बहुत ही आसान सिंपल टॉपिक है, वेटेज भी अच्छा खासा है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन तो पक्का इस यूनिट से आना है। और मज़ेदार बात यह है कि ये चैप्टर पूरी तरह से 99.99% जर्नल एंट्रीज से भरा हुआ है। अब ये बात कुछ बच्चों के लिए खुश खबर है तो कुछ बच्चों के लिए दुख बड़ी खबर है। जो बच्चे सोचते हैं जर्नल एंट्री इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी, उन्हें ये थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, मुसीबतों से भागना नहीं, मुसीबतों को सामना करना सीखें। जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल होती हैं। अगर आपको बेसिक लॉजिक उसका समझ आ जाए तो आप आराम से इस चैप्टर के 5 मार्क के क्वेश्चन को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अपन पहले समझें कि आखिर डिबेंचर्स होते क्या हैं और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए, डिबेंचर्स का मतलब है, जैसे कि वर्ड ही देखिए कैसे शुरू हो रहा है, DEB, और यहाँ से TB उठा लीजिए तो ये बन गया डेट। डेट मतलब बोरोड फंड। वेरी गुड, बोरोड फंड। डिबेंचर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड्स। ये एक तरह का लोन फंड है। इसे हम क्या कहेंगे? इट्स अ लोन फंड, लोन टेकन बाय अ कंपनी फॉर इट्स ऑपरेशंस। बेसिकली डिबेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स की काउंटिंग में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिबेंचर्स को हम चाहें तो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसे ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। डिबेंचर्स आर यूज फॉर एक्सपांशन, परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, or maybe buying a new unit altogether, land and building and all that। तो ये एक तरह का लॉन्ग टर्म फंड्स की गिनती में आता है बेटा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपको पता है, आपने बैलेंस शीट पढ़ी है टर्म 1 में। डिबेंचर्स को नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखा जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब डिबेंचर चूंकि लोन है तो लोन पे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। यस, डिबेंचर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू ऑल नो इंटरेस्ट ऑन एनी डेट एनी बोरोड फंड इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। तो यहां पर आप इंटरेस्ट पे करके टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। डेट
इक्विटी रेशियो, डिजायर्ड डेट इक्विटी रेशियो 2:1 क्यों बोला गया है? जिसमें डेट होने चाहिए 2, इक्विटी होनी चाहिए 1, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। जब आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर्स को इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप शेयर होल्डर्स के ऊपर जो लोड आने वाला है उसे आप रिड्यूस कर देते हैं। तो शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में कम हो जाता है और उनको जो वेरिएबल रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलते हैं वो फिर उस परसेंटेज कंपैरिजन में अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज हो जाते हैं। वेरी गुड। तो ऐसा माना जाता है एक अच्छी कंपनी के लिए, एक साउंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी जिसकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उसका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 अगर हो तो कंपनी को बहुत सारे दूसरे एडवांटेजेस मिल सकते हैं। एनीवेज, ये तो है थ्योरी। अब डेट इक्विटी रेशियो वगैरह हमने ऑलरेडी टर्म 1 में पढ़ा हुआ है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डिबेंचर्स का मतलब क्या है। तो डिबेंचर्स आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, मनी लेंडर्स। मतलब क्या हुआ? जैसे क्लास 11 में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट पढ़ा है, सिमिलर थिंग है डिबेंचर। जब मैं किसी से उधार पैसा लूं, मैं यानी कंपनी, जब मैं किसी से उधार पैसा लूं तो मुझे उसको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देना होता है। राइटिंग में मुझे उसे प्रॉमिस देना होता है कि मैं आपके लिए हुए पैसे इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद रिटर्न कर दूंगा, जिसके ऊपर मैं आपको इतना इंटरेस्ट पे करूंगा, और अगर मैं नहीं पे कर पाऊं तो मैं कुछ कोलेट्रल, कुछ गारंटी, कुछ सिक्योरिटी, कुछ मॉर्गेज भी इसके अगेंस्ट दे रहा हूं, आप उसकी मदद से अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स एक तरह से सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टर के लिए और सिक्योर्ड लोन होता है कंपनी के लिए। हालांकि वो बात अलग है कि हम जब डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, राइट, अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स हम पढ़ेंगे, रजिस्टर्ड और नॉन अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। लेकिन वो सब उसकी थ्योरी का हिस्सा है। मेन चीज ये है कि डिबेंचर की अकाउंटिंग कैसे होगी। तो देखिए, जो हमें मुख्य बात करनी है वो ये है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। बेटा अब यहां से थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और लिखिएगा। जब भी कोई कंपनी, एनी कंपनी यू नेम, जैसे XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है जिसे पैसा चाहिए और वो पैसों के लिए अरेंजमेंट के सोर्सेज ढूंढ रही है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो आप जहाँ से भी फाइनेंशियल मार्केट में जाके जब आप फाइनेंस उठाने की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स पाए जाते हैं उन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में होता है। कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो कंपनी क्या करती है, अपना ऑफर लेके डिबेंचर्स का मार्केट में आती है और मार्केट में जो भी इन्वेस्टर बैठे हैं वो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो कंपनी यहाँ क्या हो गई, कंपनी यहाँ रोल प्ले कर रही है बोरोअर का। डिबेंचर की बात अगर मैं करूं तो कंपनी रोल प्ले कर रही है बोरोअर का और इन्वेस्टर रोल प्ले कर रहा है लेंडर का। वो पैसे देगा कंपनी को, आप और मेरे जैसे लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे। हम डिबेंचर्स में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के इंतजाम है मार्केट में। तो जो कंपनी है वो एज बोरोअर इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। तो हमें एंट्रीज किसकी बुक्स में बनानी है,
बोरोवर की बुक में बनानी है। तो बोरोवर जब कहीं से पैसा उधार लेता है तो उसके पास कैश आता है, राइट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब उसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि डिबेंचर्स को जब भी इशू किया जाता है, मतलब बेचने का ऑफर लेके मैं पब्लिक के पास या मार्केट में जाता हूँ, तो मेरे पास इशू में दो ऑप्शंस हैं। जब भी मैं इशू करना चाहूँगा डिबेंचर्स का, तो मेरे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स में दो ऑप्शंस हैं। कौन से दो ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ये है कि मैं फॉर कैश इशू कर रहा हूं, मतलब मैं पब्लिक को अपने डिबेंचर्स दूंगा और बदले में उनसे रुपया लूंगा। सो डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश। सो फ्रेंड्स, जब भी डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, डिबेंचर्स में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फॉर कैश यानी कि आप डिबेंचर के बदले में पब्लिक से पैसा मांगोगे, इन्वेस्टर्स से पैसा मांगोगे, और दूसरा होता है अदर देन कैश, यानी इन काइंड बार्टर सिस्टम टाइप्स। मतलब आप अपने डिबेंचर्स देंगे, बदले में यू विल नॉट टेक लिक्विड एसेट, यू विल टेक अदर फेवर्स, लाइक यू वांट टू बाय एनी फिक्स्ड एसेट और एनी स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस। जैसे आपने शेयर्स में भी पढ़ा है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, राइट, या फिर फॉर टेकिंग ओवर एग्जिस्टिंग बिजनेस, जिसको बोलते हैं टेक ओवर्स, राइट, एग्जिस्टिंग कंपनी purchasing another existing company, taking over, and in place of giving cash, पैसा देने की जगह हम उनको हमारे शेयर्स या हमारे डिबेंचर्स ऑफर कर सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी ऑफर कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अब फॉर कैश में फिर आपके पास दो चॉइस आएंगी, इशूड इन लमसम, जिसको हम लमसम इशू भी बोल सकते हैं, लंप सम इशू। लमसम इशू का मतलब है नो एप्लीकेशन, नो अलॉटमेंट, नो फर्स्ट कॉल, नो सेकेंड कॉल, नथिंग, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनाएंगे, पूरा पैसा हम एप्लीकेशन के साथ एक साथ ले लेंगे। सपोज एक डिबेंचर है जिसका हमने फेस वैल्यू 100 डिसाइड किया है और हम उसे इशू कर रहे हैं पार पे, इशूड एट पार, यानी 100 का डिबेंचर 100 रुपये में इशू कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं इन्वेस्टर से कि आप एक डिबेंचर लीजिए और 100 रुपये हमें दे दीजिए। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हम आपसे कहेंगे पे ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 10 ऑन फर्स्ट कॉल। नो, हम आपसे लोन ले रहे हैं। डिबेंचर इज ए लोन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो हम बोरोइंग में किस्तों में बोरो नहीं करना चाहते, हमें इकट्ठा पैसा चाहिए। तो इस हाथ पैसे दो और इस हाथ से डिबेंचर ले लो, इसको बोलते हैं लंप सम इशू। और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट्स इशू। इंस्टॉलमेंट इशू में आप क्या पढ़ोगे? बिल्कुल सही पहचाना आपने, वही पढ़ोगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और मे बी सेकेंड एंड फाइनल कॉल और समथिंग लाइक दैट। तो ये वाले दो अहम चीज़ें अपने को पढ़ना है। अब चाहे वो लमसम इशू हो या इंस्टॉलमेंट इशू हो, आपको पता होगा डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। यस, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है शेयर और डिबेंचर में। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स इशू ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट्स इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। You can issue shares at premium, you can issue shares at discount, but premium but not at discount. But
डिबेंचर में ऐसा नहीं है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ये लोन है भाई, आपकी मर्जी है, जैसी शर्तों पे लेना है रीपे तो आपने करना ही करना है उसको। तो शेयर्स के जैसा यहाँ पर डिस्काउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि शेयर्स में कुछ एक्सेप्शन है, अपन ने वहाँ पढ़ा है। री इशू कैन बी डन एट ए डिस्काउंट and such loss has to be compensated from the balance in share forfeiture account, or maybe the sweat equity shares can be given at discount। employee stock option में अगर आप डिस्काउंट पे देना चाहें तो अलग अलग वो प्रोविजन से वो टर्म 1 में गया बेटा। अब अपन मेन बात कर रहे हैं डिबेंचर में क्या होता है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, इशूड एट पार। पार का मतलब क्या है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम रहेगी। अगर आपने डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रखी है, इशू प्राइस भी 100 रख रहे हो, तो हम इसे कहेंगे इशूड एट पार। ये हो गया आपका केस 1। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब क्या है? एट डिस्काउंट का मतलब है कि फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इशू प्राइस। फेस वैल्यू 100 है मगर इशू प्राइस सपोज 90 है, मतलब हम हमारा डिबेंचर क्या हुआ, इसका मतलब 100 का डिबेंचर 90 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को। इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रीमियम मतलब ही क्या होता है? ऊंचाई। प्रीमियम मतलब महंगा, राइट। प्रीमियम चाय, प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम कुछ भी होगा महंगा मिलेगा। तो प्रीमियम में क्या होगा, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में इशू प्राइस विल बी ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपके डिबेंचर की 100 है, इशू प्राइस मगर आपने मान लीजिए 108 रख दी, मतलब हमारे डिबेंचर्स को हम 8 रुपए के प्रीमियम पे बेच रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम पे वही कंपनीज बेच पाएंगी जिनके डिबेंचर्स के लिए डिमांड है मार्केट में, जिनके लिए इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हैं, जहां पर कि बेनिफिट्स कुछ और ज़्यादा दिख रहे हैं, या तो इमीडिएट बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कुछ भी ज़्यादा दिख सकते हैं। तो ये अलग अलग 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब भी आपकी कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है, उसे सेबी से परमिशन लेना पड़ेगी, प्रॉपर प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, सारा ड्रामा वो करना पड़ेगा जो शेयर्स के केस में करते हैं। मेक अ प्रॉस्पेक्टस, वेरी गुड, टेक परमिशन फ्रॉम सेबी, कम इनटू द मार्केट, जंप इनटू द मार्केट। अब जैसे ही आप अपना प्रॉस्पेक्टस लेके पब्लिक के पास आते हैं, पब्लिक के पास आपका नोटिफिकेशन पहुंचता है, लोग सब्सक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। तो जब सब्सक्रिप्शन आना शुरू होगा तो क्या एंट्रीज होंगी? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लंप सम इशू जर्नल एंट्रीज। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लमसम इशू में आपको जनरली सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है। यहाँ सीधा सीधा पूरे पैसे एप्लीकेशन में ले लीजिए और डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपको 2 एंट्रीज बनाना पड़ती हैं। एंट्री नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले डिबेंचर इशू कर रहे हैं फॉर कैश, लमसम पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड। जितने भी रुपए के डिबेंचर आपने इशू किए हैं यहां लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड। 2 %, डिबेंचर, वेरी गुड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान रखना। जब भी लमसम इशू होगा, लमसम इशू यानी कोई एप्लीकेशन के बाद कॉल नहीं होंगे, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, पूरा पैसा एक साथ लेंगे,
तो ये एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है। क्या नाम है, बोल के बताइए इस अकाउंट का नाम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा आया इसलिए डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। किस नाम का पैसा आया है, डिबेंचर की एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए पैसा आया है, तो यहां पर ये क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री बनी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने जो रुपया लिया उसको कहाँ जमा कर दिया, टेम्परेरीली कौन से अकाउंट में रख दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब चूंकि ये डिबेंचर हमने इशू किए हैं, लोन बनाया है हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड इकट्ठी कर रहे हैं हम, तो हम यहां से ये पैसा निकाल के डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर का लेजर स्टैब्लिश करेंगे ऑन पेपर्स। तो ये जो अकाउंट पिछली एंट्री में क्रेडिट हुआ है ये डेबिट होगा। परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो देखो जितने रुपए से यहां क्रेडिट हुआ उतने रुपए से यहां डेबिट हो जाएगा, और परसेंट डिबेंचर अकाउंट यहां हम स्टैब्लिश कर देंगे। तो अभी एक नया अकाउंट खुल गया हमारी बुक्स में। पैसा कहां से कहां ट्रांसफर हो गया, फ्रॉम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है। फर्स्ट एंट्री में उसे क्रेडिट किया, सेकंड एंट्री में उसे डेबिट कर दिया। अब ये एंट्री हमने आपको बताई है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट par। सपोज एबीसी लिमिटेड राइट इशूड 1006% debentures of ₹100 each at par, और आपसे बोला जाए इसकी एंट्री बनाओ। तो यहां पर क्या है, एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है, 1000 डिबेंचर है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि हम हमारे इन्वेस्टर को 6% ब्याज देंगे। 100 रुपए का डिबेंचर है, एट पार इशू कर रहे हैं, मतलब 100 का 100 में देंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास 1000 डिबेंचर के लिए 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया आएगा। हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर्स, 100 रुपए का 1, 100 का 100 में बेच रहे हैं, इसलिए हमारे पास 1 लाख रुपया आएगा। राइट, डेबिट कर दिया हमने इसको। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख रुपया हमने पब्लिक से लेके, इन्वेस्टर से लेके एक टेम्पररी अकाउंट खोला, एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसमें रख दिया। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। जिस भी दिन हमने इशू किया वो डेट यहाँ पर हम लिख देंगे। इस कॉलम में डेट लिखी जाती है, डेट ऑफ इशू। अब इमीडिएटली हम क्या करेंगे, ये टेम्पररी अकाउंट है, इसमें से पैसा निकालेंगे। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। बच्चे पूछते हैं कि सर ये 6% वर्ड हर जगह लगाना ज़रूरी है क्या? तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि हाँ बेटा, हर जगह चाहे एप्लीकेशन हो अलॉटमेंट हो, क्योंकि एक कंपनी के पास मल्टीपल % वाले डिबेंचर्स हो सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में इशू किए हुए, तो उसकी लेजरिंग और सब अलग अलग हो, इस कारण से इसको लिखना चाहिए, है ना। 6% डिबेंचर, तो ये 1 लाख रुपए से अकाउंट क्रेडिट हुआ था, ये यहाँ डेबिट होगा और डिबेंचर अकाउंट आपकी बुक्स में स्टेब्लिश हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ आई होगी, बहुत बेसिक है। इशूड एट पार। अब मान लीजिए यहाँ ये कहा जाता है कि दिस कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स एट 20% प्रीमियम, राइट। कंपनी ने अपना 100 रुपए का डिबेंचर 120 में ऑफर किया है, तो आप पब्लिक से लेंगे 120, लेकिन इसके हैं 2 पार्ट।
आप 100 रुपये ले रहे हैं फेस वैल्यू के नाम पे। फेस वैल्यू मतलब वो पैसा जो आपको रिफंड करना है, और प्रीमियम के ले रहे हैं आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यस, सही पहचाना आपने, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये वही वाला है जो शेयर्स में हम खोलते थे, यहाँ पर भी खुलेगा अकाउंट। तो SPR 20 रुपीज़ से क्रेडिट होगा, यानी लेंगे आप रुपये 120, लेकिन उसका अकाउंट बनाएंगे 2। फेस वैल्यू चली जाएगी डिबेंचर अकाउंट में। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। डिबेंचर अकाउंट जब भी क्रेडिट डेबिट होगा फेस वैल्यू से होगा, चाहे इंस्टॉलमेंट इशू हो या लमसम इशू हो। डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट फेस वैल्यू से होगा, उतनी लायबिलिटी आप बढ़ाएंगे। और जब रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन यानी पैसे वापस, पढ़ाना तुमने कैश फ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिबेंचर इशू से पैसे आते हैं, रिडम्पशन में पैसे जाते हैं। वेरी गुड। तो जब आप लेंगे 120, डिबेंचर अकाउंट यानी लायबिलिटी अकाउंट 100 रुपये से बनेगा, 20 रुपया आपकी गुडविल का पैसा है। यस, आप अपनी गुडविल का पैसा ले रहे हैं, आपके मेहनत का पैसा ले रहे हैं, आपने नाम बनाया मार्केट में, इन्वेस्टर चाहता है वो आपके डिबेंचर्स में पैसा लगाए, उसको बेनिफिट्स दिख रहे हैं, आपसे जुड़ने का बेनिफिट, पैसों की सेफ्टी का बेनिफिट, इंटरेस्ट टाइम पे मिलने का बेनिफिट, तो फिर ज़रूर वो आपके डिबेंचर्स में पैसे लगाएगा। तो जो एक्स्ट्रा मनी आप ले रहे हैं ये रखने का है, ये वापस करने का नहीं है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 of Companies Act 2013, SPR can be used to write off preliminary expenses, discount on issue, very good, share issue expenses, underwriting commission, preliminary expenses, providing fund for buyback of shares, and to issue fully paid bonus shares to existing shareholders. SPR को आप बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हो। Can SPR be used for compensating loss on reissue of forfeited shares? नहीं, SPR का इस्तेमाल वहाँ नहीं हो सकता, वहाँ का लॉस फॉरफ्यूचर से ही पूरा होगा। SPR को मैंने जो भी बताया वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करना है तो मुझे क्या एंट्री बनाना पड़ेगी, देख लिए। अभी मैं आपके सामने 2 मिनट के अंदर डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों का भी इसी न्यूमेरिकल के हेल्प से एंट्री बना के दिखा देता हूँ। देखिए, तो अब मैंने कितने डिबेंचर इशू किए भैया, मैंने इशू किए हैं 1000 डिबेंचर। कितने वाले, 100 वाले। क्या रुपए में इशू किए, 120 में इशू किए। मैं क्या लिखूंगा, पैसा आया। पैसा कैसे आया, मैं कंपनी हूँ, मैं ABC लिमिटेड हूँ। ये एंट्रीज कहाँ बन रही है, इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। मेरे पास रुपए आए, कितने रुपए आए, 1000 डिबेंचर। एक कितने का बेचा मैंने, 120 का बेचा। तो 1000 डिबेंचर के ऊपर 100 रुपए से मेरे पास 1 लाख आए थे, 20 रुपए से 20,000 और आ गए, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आया बेटा, 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया डेबिट, बैंक में आया बैंक डेबिट। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट क्लास, 1,20,000, है ना। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर SPR तो आप बता ही नहीं रहे हो यहाँ कितनी है। तो मेरे भाई पैसा लेके इमीडिएटली तो इसी अकाउंट में क्रेडिट करना है आपको। जब आप ट्रांसफर एंट्री बनाएंगे, कौन सी एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, कहां से कहां पैसा ट्रांसफर करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से निकाल के, तो मैं इसे डेबिट कर लेता हूं। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, खेल खत्म, नलिफाई कर दिया। 6% डिबेंचर अकाउंट, याद करो दोस्तों मेरी बात, मैंने भी आपको कहा था डिबेंचर अकाउंट जब भी क्रेडिट होगा डेबिट होगा फेस वैल्यू से होगा, तो 1 लाख रुपया डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा। कैसे आया 1 लाख,
1000 इंटू 100, 1000 डिबेंचर, 1000 क्वांटिटी है। 1 डिबेंचर, 2 डिबेंचर, 10 डिबेंचर, 500 डिबेंचर, कितने डिबेंचर? 100 डिबेंचर। एक कितने का? 100 रुपये का। अगर 100 का एक तो 1000 कितने के? 1 लाख के। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये प्रीमियम का पैसा है जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं पब्लिक से। एक्स्ट्रा मनी एक्स्ट्रा अकाउंट में चली जाएगी, ये नॉन रिफंडेबल है दोस्तों। ये मेरे पैसे वापस करने के नहीं है। सेक्शन 52 के हिसाब से यूज करूंगा इसको, लेकिन ये वापस करने के पैसे, ये लायबिलिटी है। जो भी पैसा आप डिबेंचर अकाउंट में डालेंगे वो बन जाएगा आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपको 6% इंटरेस्ट भी देना है तो फेस वैल्यू पे देना है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। बच्चे पूछते हैं कि सर अगर 100 का डिबेंचर 120 में इशू किया तो कंपनी जो इंटरेस्ट देगी वो 120 पे देगी या 100 पे देगी? बेटा चाहे पार पे इशू करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, एक सेंटेंस अपनी बुक में नोट कर लो, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए यहां पर ये कंपनी डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू करती है, इशूड एट 5% डिस्काउंट, तो क्या होता? यानी 100 का डिबेंचर 95 में इशू किया जाता। उस केस में हम जर्नल एंट्री क्या लिखते हैं? सिमिलर एंट्रीज होती, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं। डिस्काउंट वाला केस, इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट वाले केस में क्या होगा? पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, मैंने बेचे 1000 डिबेंचर। कितने बेचे? 1000। डिबेंचर कितने का था? 100 का। मैंने क्या भाव लगाया? 95। तो 1000 डिबेंचर, हर एक डिबेंचर 95 का, तो मेरे पॉकेट में कितने रुपए आएंगे? 95,000 आएंगे। किस नाम से आएंगे? 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये 95,000 आ गए मेरे अकाउंट में, मेरे पास आ गए, मगर ये मेरी लायबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर एंट्री बनाऊंगा, जैसे यहां बनाई थी ना। हर केस में आपको पहले पैसा रिसीव करना है, फिर ट्रांसफर करना है। रिसीव ट्रांसफर, रिसीव ट्रांसफर, रिसीव ट्रांसफर, ले लो ट्रांसफर करो। तो मैंने रिसीव कर लिया, अब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। ट्रांसफर कहां से कहां? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से निकालो। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मैंने पैसे तो सिर्फ 95,000 ही लिए हैं भैया। मैंने पब्लिक को कहा 100 का डिबेंचर में 95 में आपको दे रहा हूं, तो पब्लिक को 5% का फायदा हो रहा है, कंपनी को 5% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुझे वापस तो फेस वैल्यू ही करना पड़ेगी ना बेटा। तो मैं लूंगा 95, दूंगा 100, तो 5 का मेरा नुकसान। 100 की चीज 95 में बेच रहा हूं, मतलब 100 रुपये मुझे रिटर्न करने। तो जो 5% का मेरा लॉस है उसको मैं किस नाम से बुक करूंगा? सोचो, मैं लिखता हूं, तब तक आप सोचो। यस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। एक डिबेंचर पे 5 रुपए का डिस्काउंट, तो 1000 डिबेंचर पे 5000 का डिस्काउंट। तो 95,000 तो मेरे बैंक से आए, 5000 मेरा डिस्काउंट है, मैंने अपनी तरफ बुक कर लिया लॉस। इस तरह से मैंने अपना डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू पे स्टैब्लिश कर दिया। डिबेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो गया। आपने देखा दोस्तों, चाहे मैंने पार पे इशू किया या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, मेरे पास डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू ही बुक की गई। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने बताने की कोशिश करी कि अगर लंप सम इशू होता है तो आपको इशू में सिर्फ 2 ही एंट्री बनाना पड़ती है,
एक पैसा लेने की, दूसरा ट्रांसफर करने की, और इसके अंदर 3 केसेस होते हैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। राइट, इसको बहुत अच्छे से देखना क्योंकि ये पूरे चैप्टर का बेस है। अब इसमें जो भी आगे टॉपिक्स आते जाएंगे मैक्सिमम जगह पर इसी तरह का फ्रेमवर्क यूज में आएगा। तो अब अपन इसके बाद डिस्कस करते हैं कि अगर लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाए तो कैसे काम होगा, है ना। इसको नोट करो, अपन डिस्कस करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स इशूड इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को सुविधा दे रही है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। एबीसी लिमिटेड इशूड 5000 8% डिबेंचर्स। 8% का मतलब है ब्याज, 8% इंटरेस्ट देगी कंपनी। 5000 डिबेंचर, 1 2 3 4 ऐसे 5000 डिबेंचर हम बेच रहे हैं। एक डिबेंचर 100 रुपये का है। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इशूड एट पार। तो हमारी कंपनी 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में बेच रही है, मगर आपको 100 रुपये एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी दीजिए 30 रुपीज़, डिबेंचर बुक करा लीजिए, अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन के साथ 30 दीजिए। जब आपको अलॉटमेंट हमारी तरफ से मिले, जब हम आपको कंफर्म कर दें कि आपकी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर ली है, तो आप हमें 50 रुपीज़ दीजिएगा। और जब अलॉटमेंट हो जाए आपके नाम का, उसके बाद कंपनी आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल रखा मैंने यहाँ पर, 20 रुपीज़ आप तब दीजिएगा। अब तीनों के लिए अपने को एंट्री बनाना पड़ेगी। 1 कॉल 2 एंट्री, 3 कॉल 6 एंट्री। ध्यान रखिएगा, 1 इंस्टॉलमेंट 2 एंट्री। कैसे 2 एंट्री? रिसीव, ट्रांसफ़र। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा? अब चूँकि यहाँ पर एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, तो इनको हम जोड़ेंगे नहीं, कंबाइन करके नहीं लिखेंगे। हम पहली एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड। कितने डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं? 5000। कितना रुपए एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं? 30। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को 30 से, आपको मिलेगा 1,50,000। यानी एप्लीकेशन के वक्त आपके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपया आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, किस नाम का आ रहा है? 8% डिबेंचर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, इसलिए इसे हम बोलेंगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मत बोलना, एप्लीकेशन अकाउंट। ये पैसा रिसीव हुआ। रिसीव होने के बाद पैसे को एप्लीकेशन अकाउंट में पड़े नहीं रहने देना। ये सब टेम्परेरी अकाउंट है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये सब टेम्परेरी होते हैं। इनके थ्रू हम डिबेंचर या शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ है, अगली एंट्री में डेबिट होगा, इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्री। हम लिखेंगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। ये हो गया भाई साहब। पैसा जाएगा कहाँ? अरे कहाँ जाएगा? शेयर्स का पैसा शेयर कैपिटल में जाता है, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। कोई बात नहीं, आप डिबेंचर कैपिटल भी कह सकते हो उसको, राइट। बोरोड कैपिटल हो गई है, इसके साथ कैपिटल वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं है और लगाना चाहिए भी नहीं। 1.5 लाख रुपया हमने एप्लीकेशन से उठा के डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हो गई साहब आपकी एप्लीकेशन वाली स्टेज पूरी। एप्लीकेशन की 2 एंट्री बन गई, पैसा रिसीव करके ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होगा? सारी एप्लीकेशन हमें जब रिसीव हो जाएंगी तो हम एक एक एप्लीकेशन को पढ़ के उसमें से, जैसे आपने शेयर्स में पढ़ा है, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, रिजेक्शन, पार्शियल प्रोराटा, यहाँ भी सब कुछ होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है,
फेयर सब्सक्रिप्शन भी होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोराटा अलॉटमेंट भी होता है, रिजेक्शन भी होता है, पार्शियल प्रोराटा भी होता है, कॉल इन एरियर भी होता है। फिर क्या नहीं होता, पूरा शेयर ही पढ़ा दो, बोल दो कि शेयर पूरा वैसा का वैसा है। नहीं, आई एम सॉरी, आपके फायदे की बात। शेयर्स में फॉरफीचर और रीइश्यू है, डिबेंचर में नहीं है। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, डिबेंचर्स कैन नॉट बी। व्हाई? बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तुम उधार ले रहे हो, डराओगे लोगों को? उधार ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, बोरोइंग में डरा सकते हो आप। डिबेंचर होल्डर को बोल सकते हो कि तुमने अगर मेरे पास कॉल के पैसे या अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे एप्लीकेशन के पैसे मैं रिफंड नहीं करूंगा, जब्त कर लूंगा। ऐसा करके देखिए आप, कोई लोन देने नहीं आएगा आपको। तो लोन में ये सब डराया धमकाने का काम नहीं होता। शेयर में तो हम सामने वाले को वोटिंग राइट देते हैं, शेयर होल्डर बनाते हैं, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट देते हैं, डिविडेंड देते हैं, मालिकाना हक देते हैं। इसलिए वहाँ पर हम ये सब काम कर सकते हैं कि आपने लगाई हुई कैपिटल आपकी डूब जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी भले ही लिमिटेड है, लेकिन जितना पैसा तुमने लगाया है वो तुम्हारा डूब सकता है। मेंटली प्रिपेयर्ड है ना। डिबेंचर होल्डर को इसीलिए सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका लगाया हुआ पैसा चाहे पूरा 100 रुपया लगा दे या किस्तों में लगाए, डूबेगा नहीं। तो डिबेंचर में फॉरफीचर रीइश्यू नहीं होता, लेकिन क्या क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फेयर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा अलॉटमेंट, रिजेक्शन, पार्शियल प्रोरेटा, सब आएगा। क्या नहीं आएगा? फॉरफीचर और रीइश्यू नहीं आएगा। हंस दो फिर, बड़ी स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे पे, क्योंकि वही तो था शेयर्स का पोर्शन जो आज तक। जाने दो, आ जाओ सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री, एंट्री नंबर 3। अलॉटमेंट का पैसा मांगना है अपने को। सारी एप्लीकेशंस आ गई, हमने से उसमें से जिसको भी सिलेक्ट किया उनको हम मैसेज भेजेंगे, मेल भेजेंगे, राइट। रिप्लाई करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन मज़ा आ गया, देख के अच्छी लगी, आपको हम डिबेंचर देने का डिसीजन ले चुके हैं, अब आप हमें 50 रुपये दीजिए। तो डिबेंचर अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी? 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो, आपको मिलने वाला है। अलॉटमेंट बन गया आपका डेटर। डेटर यानी एसेट, आने वाला है, पैसे आएंगे, एसेट। कितना? 50 रुपया पर डिबेंचर। 5000 डिबेंचर का हो जाएगा 2,50,000। कैसे निकाला मैंने? 5000 डिबेंचर, हर एक डिबेंचर पे 50 रुपए की मुझे उम्मीद है। 2.5 लाख हो गए। 2 8% डिबेंचर अकाउंट। पार पे इशू है, नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट। अलॉटमेंट डेबिट क्यों किया मैंने? पैसे आने वाले हैं मुझे, मेरा असेट बना। अब जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट, मेरा मैसेज, मेरा मेल, मेरा रिप्लाई इन्वेस्टर को पहुंचेगा, इन्वेस्टर अपने घर में दिवाली मनाएगा, अरे मेरी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई, सुनो भगवान सुनती हो, मुझे एबीसी लिमिटेड के डिबेंचर अलॉट हो गए हैं, चलो चलो चलो, अपने को अब 8% इंटरेस्ट फिक्स हो गया, अपना पैसा भी आया करेगा। एफडी में 4-5% ब्याज के लिए अपन रख रहे थे पैसा, अब तो इस कंपनी से 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना अच्छा, सेफ इन्वेस्टमेंट। हालांकि रिटर्न कम है, लेकिन एफडी से तो ज़्यादा है, सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा है, आरडी अकाउंट से तो ज़्यादा है, डिबेंचर भी लगाते हैं। तो अब खुशी का ठिकाना नहीं, पैसे दे दो। कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट के पैसे मांगे, आप कंपनी को पैसे दे रहे हो। कंपनी की तरफ से सोचो, कंपनी के पास पैसे आए, कंपनी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट। काय के पैसे आए? अलॉटमेंट के। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
अपन अभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स पैसे दे रहे हैं, कोई डिफॉल्टर नहीं है और डिफॉल्टर का डिबेंचर के चैप्टर में कोई मतलब भी नहीं है। कॉल इन एरियर अकाउंट खोल भी लो तो अपने टाइम पास के लिए खोलना, मतलब यहाँ होता नहीं कुछ उसका, आप कुछ फॉरफिट कर नहीं सकते, कॉल इन एरियर की वसूली करने के लिए दबाव नहीं बना सकते, जो मिल गया वो रख लो, नहीं तो उतना भी वापस कर दो। तो ये हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आ गया। पहले अलॉटमेंट ड्यू हुआ, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। फिर अलॉटमेंट रिसीव हुआ, इसको बोलते हैं रिसीविंग एंट्री। फिर हम आएंगे नेक्स्ट कॉल पे। आपको पता है बिटवीन टू कॉल्स देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 1 मंथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलॉटमेंट के 1 महीने के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद फर्स्ट कॉल किया जाएगा। फर्स्ट कॉल की एंट्री वही होगी जैसे डिबेंचर अलॉटमेंट की हुई थी। आपको क्या करना है, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट की जगह क्या लिख देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये कितने का हो गया, 20 रुपीज़ का। 5000 इंटू 20 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1 लाख रुपए। देख लीजिए एंट्री में कोई बदलाव नहीं है। पहले मैंने यहाँ लिखा था अलॉटमेंट डेबिट, अब मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। जो इंस्टॉलमेंट में मांग रहा हूँ वो डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये पैसे, ये हो गई एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 6 में मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिलेगा, मैंने मांगा है 5000 डिबेंचर पे 20 रुपए के भाव से 1 लाख मांगा, 1 लाख मिलेगा मुझे। काय का पैसा मिला है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला है। तो मैं लिख दूंगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो कितना आसान है, ये इंस्टॉलमेंट वाला हो गया, पार पे इशू किया था। अब अगर मेरी कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करे या प्रीमियम पे इशू करे, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, डिफ़ॉल्ट में, एप्लीकेशन में और कॉल में हम कुछ नहीं करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस में चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट, उसका सेटिंग कहाँ पर किया जाएगा, अलॉटमेंट के वक्त किया जाएगा। तो अगर मुझे कहा गया है कि अलॉटमेंट 40 रुपये का है, 10% डिस्काउंट है, तो ये ऐसा हो जाएगा 40 का अलॉटमेंट, 10 रुपये का डिस्काउंट। मुझे बोला इशूड एट 10% डिस्काउंट। एप्लीकेशन वाली एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले एंट्री वही बनेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख रुपया, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट 1.5 लाख रुपया। मगर जब मैं नेक्स्ट एंट्री बनाऊंगा, कौन सी, अलॉटमेंट ड्यू करने वाली, तब मैं डिस्काउंट या प्रीमियम को रिकॉग्नाइज करता हूं। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन्ड हो कि आपको प्रीमियम को या डिस्काउंट को कहां पर एडजस्ट करना है, तो आपका जवाब क्या होगा, हमें अलॉटमेंट की एंट्री में एडजस्ट करना है। तो जो हमारी एंट्री नंबर 3, आंटी नंबर 1 तो गोविंदा की मूवी थी, मैं आंटी नंबर 1 नहीं बोल रहा हूँ, मैं एंट्री नंबर 3 बोल रहा हूँ। एंट्री नंबर 3 जब मैं बनाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब 5000 डिबेंचर पे मैं कितना मांग रहा हूं, 40 रुपया, यानी 2 लाख रुपया। 10 का मेरी तरफ से आपको बख्शिश, इनाम, डिस्काउंट। जाओ, मेरा नुकसान तुम्हारा फायदा, मुझे फंड्स की जरूरत है। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितना, 5000 इंटू 10, 50,000। तो 2 लाख रुपए का अलॉटमेंट मिलेगा मुझे, 50,000 का लॉस मैं उठाऊंगा। ऐसे मिला के 8% डिबेंचर अकाउंट में मैं 2.5 लाख रुपए जमा करूंगा। बराबर आई बात समझ में? कंपनी का नुकसान हो गया। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट इन नेचर इज अ fictitious asset, right? It has to be written off in the same year in which debentures are issued, in which it is incurred. डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, इसका एक छोटा सा टॉपिक अलग है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। हिंट मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि
एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आपके पास अगर बैलेंस है तो आप उसे यूज कर सकते हो इसको राइट ऑफ करने के लिए, नहीं है तो फिर कैपिटल रिजर्व और उसके बाद स्टेटमेंट पीएनएल। 3 चीजें याद रखना। कहाँ कहाँ से? नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो नहीं या कम तो फिर कैपिटल रिजर्व, वो नहीं या वो भी कम तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बुद्धम शरणम गच्छामि। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको जरूर मदद करेगा। तो इसके राइट ऑफ करने की बात अपन जरूर से अलग से करेंगे, लेकिन इसे ध्यान में जरूर रखना बेटा। अब क्या होगा? वही बात, आपने अलॉटमेंट के लिए नोटिस भेजा, आपको रुपए मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिलेंगे? आपने जितना अलॉटमेंट डेबिट किया है ना वो पूरा 2 लाख मिलेगा टू 8% डिबेंचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे, 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। 5000 डिबेंचर पे 20 रुपए के भाव से 1 लाख रुपए का फाइनल कॉल ड्यू हो गया टू 8% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख। ये हो गई ड्यू एंट्री, पैसा मांगने की एंट्री, पैसा मिलने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऊपर डेबिट हुआ है, नीचे क्रेडिट हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख। देखा प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट हो या प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसे कहाँ बुक करोगे? अलॉटमेंट ड्यू करने वाली एंट्री में बाय डिफॉल्ट। अगर इस क्वेश्चन में मेरा ये कहा जाता कि ये तो 5% प्रीमियम पे इशू किए हैं और मुझे कहा गया है कि आई एम इनवाइटिंग ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अगर 5 रुपए का प्रीमियम इस 50 के अंदर इंक्लूडेड है तो 45 और 5 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फाइनल कॉल मेरा 5 रुपए से बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे टोटल 105 रुपए लेने, 100 का डिबेंचर 105 में दूंगा मैं। तो मेरी एप्लीकेशन वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। 30 से ड्यू होगी, रिसीव होगी, ट्रांसफर होगा, सब होगा। लेकिन जब मैं ड्यू एंट्री करूंगा अलॉटमेंट की, तो अब गौर फरमाना मैं कहाँ कहाँ चेंज कर रहा हूं। 50 रुपए का अलॉटमेंट है जिसके अंदर 5 रुपया प्रीमियम है, तो मैं पब्लिक से कितने पैसे मांग रहा हूं? इन्वेस्टर को कह रहा हूं कि भाई 5000 डिबेंचर पे तुम मुझे दोगे 50 रुपए इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम, यानी 2.5 लाख रुपए के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। अब प्रीमियम अलग अकाउंट है, डिबेंचर अलग अकाउंट है, एक लायबिलिटी है, एक कैपिटल गेन है, एक रिफंडेबल है, एक नॉन रिफंडेबल है। तो मुझे दोनों के अकाउंट अलग अलग करने पड़ेंगे। मुझे करना पड़ेगा टू 8% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ मैं 45 ट्रांसफर करूँगा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ मैं 5 रुपीज़ ट्रांसफर करूँगा। तो 5000 डिबेंचर का 45 से बनेगा 225 और 5000 डिबेंचर का 5 रुपए से बनेगा 25,000। तो ये देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने 2 अकाउंट अलग अलग बनाए यहाँ पर। कौन कौन से 2 अकाउंट है प्रीमियम के केस में? फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग। इसको तो आप शुरू से ही वीआईपी की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, एसपीआर है, रिजर्व सरप्लस में अपीयर करता है शेयर होल्डर्स फंड्स में। इसका यूटिलाइजेशन भी बहुत स्पेसिफिक है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब जब रिसीव करोगे तो जो आपने अलॉटमेंट के सामने लिखा है वो पैसा आपको मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 250। जितने से ये डेबिट हुआ क्रेडिट होके कैंसिल हो गया,
पिछले केस में मैंने शायद यहाँ डिबेंचर अकाउंट लिख दिया था, ध्यान रखें यहाँ अलॉटमेंट आएगा। अब फाइनल कॉल मेरा 25 रुपये का हो चुका है, तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, राइट, 5000 इंटू 25 1,25,000, ये मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया और ये मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव कर लिया। तो बताओ यार कितनी आसान चीज़ है, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो या पार हो। अगर डिस्काउंट प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन्ड तो अलॉटमेंट में कर लो, और मेंशन्ड हो तो जहाँ बोला है वहाँ कर लो। अगर कह दे कि प्रीमियम एप्लीकेशन में ले लो तो फिर एप्लीकेशन का जब ट्रांसफ़र करोगे यहाँ SPR क्रेडिट कर देना। अगर कहे डिस्काउंट अलॉट एप्लीकेशन के टाइम पर ही देना है तो जब ट्रांसफ़र करो तो यहाँ ले लेना। यानी एक मुद्दे की बात बताऊँ आपको, बैंक के साथ वाली एंट्री में ना तो SPR आएगा ना डिस्काउंट आएगा। पहले अगर एप्लीकेशन में है तो वो ट्रांसफ़र सेकंड एंट्री के समय रिकॉग्नाइज करोगे डिस्काउंट और प्रीमियम को, और अगर वो अलॉटमेंट में है तो ड्यू एंट्री के साथ करोगे अलॉटमेंट की, और अगर कॉल में है तो ड्यू एंट्री के साथ। यानी किसी भी सूरत में जब आप किसी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो वहाँ प्रीमियम डिस्काउंट नहीं आएंगे। तो ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की कि डिबेंचर जब इशू होते हैं तो लमसम इशू, इंस्टॉलमेंट इशू, लमसम में 3 केसेस पार प्रीमियम डिस्काउंट और इंस्टॉलमेंट में 3 केसेस पार प्रीमियम डिस्काउंट बताए। अब यही बनने वाला है हमारे आने वाले दोनों लेक्चर्स का फाउंडेशन। अगर हमने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए नेक्स्ट 2 लेक्चर में मैं आपका डिबेंचर चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है 6 केसेस, इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, 6 केसेस आपको याद आ जाएंगे, और ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट विथ एंड विदाउट TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये बहुत अहम बातें हैं जो आने वाले लेक्चर में होने वाली हैं, प्लीज़ मिस मत करना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।